नमस्कार दोस्तों। अगर आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी, एमपीटीईटी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी या मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें का पूरा चैप्टर। इस सीरीज में हम हर पेज को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि एक बार देखने के बाद आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि इसे हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं। क्योंकि भारत के मानचित्र को अगर ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश लगभग बीचों बीच स्थित है। इसलिए इसे हार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। यह बात परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। अब अगली लाइन कहती है, यहाँ की उपजाऊ काली मिट्टी, अनुकूल जलवायु, नदियां तथा सिंचाई सुविधाओं के कारण अनेक खाद्यान्न, दलहन, तिलहन एवं नकदी फसलें उगाई जाती हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी राज्य में अच्छी खेती होने के लिए चार चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहली, अच्छी मिट्टी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक अपने अंदर रोक कर रखती है। इस कारण इसमें फसलें अच्छी होती हैं। दूसरी चीज, अच्छा मौसम। मध्य प्रदेश का मौसम खेती के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। यहाँ न तो पूरे साल बहुत ज्यादा ठंड रहती है और न ही लगातार बहुत ज्यादा गर्मी। इस कारण अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जा सकती हैं। तीसरी चीज, नदियां। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन जैसी कई बड़ी नदियां बहती हैं। इन नदियों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। चौथी चीज, सिंचाई व्यवस्था। राज्य में बांध, नहरें और ट्यूबवेल की सहायता से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। इसीलिए खेती अच्छी होती है। इन्हीं सभी कारणों से मध्य प्रदेश में खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, नकदी फसलें बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण लाइन आती है। यह राज्य भारत में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में पैदा होती है। इसी कारण मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। यह प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखिए, सोयाबीन राज्य बराबर मध्य प्रदेश, याद रखें। मेमोरी पॉइंट। अब दाईं तरफ बने पीले बॉक्स को देखते हैं। इसमें चार महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। पहला, सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश, याद रखिए। दूसरा, प्रमुख मिट्टी, काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तीसरा, कृषि योग्य भूमि। मध्य प्रदेश में खेती योग्य भूमि बहुत अधिक है। इसी कारण यहां कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। दो, मध्य प्रदेश की कृषि की विशेषताएं अब अगले भाग में आते हैं। पहली विशेषता, भारत का हृदय प्रदेश। इसका कारण हम अभी समझ चुके हैं। दूसरी विशेषता, प्रमुख मिट्टी, काली मिट्टी। याद रखिए, कपास और सोयाबीन दोनों फसलें काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश इन दोनों फसलों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी विशेषता, प्रमुख नदियां। नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन इन नदियों का मुख्य कार्य है खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना। चौथी विशेषता, मुख्य कृषि ऋतु। दोस्तों, खेती पूरे साल एक जैसी नहीं होती। भारत में खेती 3 मौसमों में की जाती है। खरीफ फसल, खरीफ की खेती जून से अक्टूबर तक होती है। इन फसलों की बुवाई बारिश शुरू होने पर होती है और कटाई अक्टूबर के आसपास होती है। मुख्य खरीफ फसलें, सोयाबीन, धान, मक्का, याद रखिए। खरीफ बराबर वर्षा, रबी फसल। रबी की खेती अक्टूबर से मार्च तक होती है। इन फसलों को ठंडा मौसम पसंद होता है। मुख्य रबी फसलें, गेहूं, चना, याद रखें। रबी बराबर ठंड। जायद फसल, जायद की खेती मार्च से जून तक होती है। यह खरीफ और रबी के बीच का मौसम होता है। इसमें मूंग, तरबूज, खरबूज तथा सब्जियां उगाई जाती हैं। महत्व। अब सबसे नीचे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब, अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो कृषि का मजबूत होना बहुत जरूरी है।
दूसरी बात, लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसका अर्थ है हर 100 लोगों में लगभग 70 लोगों का जीवन खेती या खेती से जुड़े कामों पर निर्भर है। यह भी परीक्षा का महत्वपूर्ण तथ्य है। 3. प्रमुख फसलें। भाग 1। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। 1. सोयाबीन मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन। यह खरीफ की फसल है। याद रखिए, इसका उपयोग तेल बनाने में, पशु आहार बनाने में और विदेशों में निर्यात करने में किया जाता है। प्रमुख जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, शाजापुर। इन जिलों को सोयाबीन बेल्ट भी कहा जाता है। 2. गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख रबी फसल है। मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। गेहूं से हमें आटा मिलता है। प्रमुख जिले नर्मदापुरम, पुराना नाम होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन। 3. धान, चावल। धान खरीफ की फसल है। इसे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए जहां ज्यादा बारिश होती है वहां धान अधिक पैदा होता है। प्रमुख जिले बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल। 4. चना मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहन फसल है। यह रब्बी की फसल है। चना प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रमुख जिले विदिशा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर। 5. मक्का खरीफ की फसल है। इसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में, पशु चारे के रूप में और स्टार्च उद्योग में किया जाता है। प्रमुख जिले छिंदवाड़ा, झाबुआ, अलीराजपुर, धार। तो दोस्तों, अभी तक हमने मध्य प्रदेश का परिचय, कृषि की विशेषताएं और प्रमुख फसलों में सोयाबीन, गेहूं, धान, चना और मक्का के बारे में विस्तार से समझ लिया। अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला भाग, जहां हमें कृषि ऋतुओं और बाकी प्रमुख फसलों की पूरी जानकारी मिलेगी। अब सबसे पहले समझते हैं खरीफ, रब्बी और जायद फसलों को। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी सिर्फ यह याद करते हैं कि कौन सी फसल खरीफ है और कौन सी रब्बी, लेकिन परीक्षा में कई बार प्रश्न घुमाकर पूछे जाते हैं। इसीलिए हमें केवल नाम नहीं, बल्कि इनके पीछे का कारण भी समझना होगा। सबसे पहले आती है खरीफ फसल। खरीफ फसलों की बुवाई जून में, यानी मानसून की शुरुआत के साथ होती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, किसान खेत तैयार करके बीज बो देता है। ये फसलें बारिश के पानी पर अधिक निर्भर होती हैं और अक्टूबर तक पककर तैयार हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। इसके अलावा धान, मक्का, कपास, अरहर और ज्वार भी खरीफ की प्रमुख फसलें में से हैं। अब सोचिए, सोयाबीन और धान दोनों खरीफ में क्यों आते हैं? क्योंकि इन दोनों को शुरुआती वृद्धि के समय पर्याप्त नमी और वर्षा की आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं रब्बी फसलों की ओर। रब्बी फसलों की बुवाई अक्टूबर-नवंबर में होती है, जब बारिश समाप्त हो जाती है और मौसम ठंडा होने लगता है। ये फसलें ठंडी जलवायु में अच्छी बढ़ती हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख रब्बी फसल है गेहूं। इसके अलावा चना, सरसों, मसूर और जौ भी रब्बी की प्रमुख फसलें हैं। गेहूं को ठंडा मौसम क्यों पसंद है? क्योंकि इसकी बढ़वार ठंड में अच्छी होती है और दाना भी बेहतर बनता है। इसी कारण उत्तर भारत और मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब तीसरी कृषि ऋतु आती है जायद। जायद का समय मार्च से जून तक होता है। यह रब्बी की कटाई और खरीफ की बुवाई के बीच का समय होता है। इस मौसम में मूंग, तरबूज, खरबूज और कई प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। इन फसलों की अवधि कम होती है, इसीलिए इन्हें कम समय में तैयार किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों और उनके प्रमुख उत्पादक जिलों की। अब हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 3 को विस्तार से समझते हैं। इस पेज में आपको प्रमुख उत्पादक जिले, फसल चक्र, कृषि के अनुकूल कारण, आर्थिक महत्व, वार्षिक कैलेंडर और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इसलिए इस पूरे भाग को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। प्रमुख फसलों के प्रमुख उत्पादक जिले। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि देश में सबसे अधिक सोयाबीन यहीं पैदा होती है। इसके प्रमुख जिले हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर और शाजापुर।
ये सभी जिले मालवा क्षेत्र में आते हैं। मालवा की काली मिट्टी और अच्छी वर्षा सोयाबीन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं नर्मदापुरम, होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर, रायसेन और सागर। इन क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी सुविधा और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। अब धान की बात करें। धान ऐसी फसल है जिसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन मुख्य रूप से बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल और छिंदवाड़ा जिलों में होता है। ये जिले महाकौशल क्षेत्र में स्थित हैं, जहां अच्छी वर्षा होती है। अब चना को समझिए। चना एक प्रमुख दलहन फसल है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके प्रमुख जिले हैं विदिशा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और छतरपुर। इसके बाद आती है मक्का। मक्का खरीफ मौसम की महत्वपूर्ण फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं छिंदवाड़ा, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी। अब बात करते हैं कपास की। कपास एक नकदी फसल है और इससे कपड़ा उद्योग चलता है। मध्य प्रदेश में कपास का सबसे अधिक उत्पादन खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और धार जिलों में होता है। इन जिलों को मिलाकर निमाड़ क्षेत्र कहा जाता है। अब सरसों की बात करें। सरसों एक प्रमुख तिलहन फसल है जिससे तेल निकाला जाता है। इसके प्रमुख जिले हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। ये सभी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आते हैं। अब अरहर, तूर की बात करें। इसके प्रमुख जिले हैं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मैहर। अंत में गन्ना। गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और सीहोर जिलों में होता है। 10. फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। अब समझते हैं फसल चक्र। फसल चक्र का अर्थ है कि एक ही खेत में हर मौसम में अलग अलग फसल उगाई जाए। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन भी बढ़ता है। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पहली है खरीफ फसल। इसकी बुवाई जून जुलाई में मानसून आने के बाद होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसमें सोयाबीन, धान और मक्का जैसी फसलें आती हैं। दूसरी है रबी फसल। इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई फरवरी मार्च में की जाती है। इसमें गेहूं, चना और सरसों प्रमुख हैं। तीसरी है जायद फसल। यह गर्मियों में उगाई जाती है। इसकी बुवाई फरवरी मार्च में और कटाई अप्रैल मई में होती है। इसमें मूंग, तरबूज, खरबूजा और कई सब्जियां शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि फसल चक्र अपनाने के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। दूसरा, कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है। तीसरा, उत्पादन बढ़ता है। चौथा, पानी और पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग होता है। यही कारण है कि आज वैज्ञानिक भी किसानों को फसल चक्र अपनाने की सलाह देते हैं। 11. मध्य प्रदेश में कृषि के अनुकूल कारण। अब समझते हैं कि मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य क्यों कहा जाता है। सबसे पहला कारण है उपजाऊ काली मिट्टी, जो विशेष रूप से मालवा और निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा कारण है नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती जैसी नदियों से सिंचाई की सुविधा। तीसरा कारण है अनुकूल जलवायु और पर्याप्त वर्षा। चौथा कारण है कि राज्य में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। पांचवां कारण है कि सरकार किसानों को उन्नत बीज, खाद, सिंचाई योजनाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जैसी सुविधाएं देती है। इन्हीं कारणों से मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। 12. फसलों का आर्थिक महत्व। अब बात करते हैं कि फसलें राज्य की अर्थव्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण हैं। खाद्यान्न फसलें लोगों का पेट भरती हैं। दलहन फसलें शरीर को प्रोटीन देती हैं। तिलहन फसलों से खाद्य तेल बनाया जाता है। नकदी फसलें किसानों की आय बढ़ाती हैं और उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। सोयाबीन, कपास और कई अन्य फसलों का निर्यात भी किया जाता है, जिससे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। 13. फसल वार्षिक कैलेंडर। अब पूरे वर्ष का फसल कैलेंडर याद रखिए। जून से जुलाई खरीफ की बुवाई, अक्टूबर से नवंबर खरीफ की कटाई और रब्बी की बुवाई, फरवरी से मार्च रब्बी की कटाई और जायद की बुवाई, अप्रैल से मई जायद की कटाई।
अगर यह क्रम याद हो गया तो फसलों के मौसम से जुड़े सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। 14। मानचित्र में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मालवा, सोयाबीन नर्मदा घाटी, गेहूं महाकौशल, धान निमाड़, कपास बुंदेलखंड, चना ग्वालियर चंबल, सरसों 15। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य क्यों कहा जाता है? खरीफ, रब्बी और जायद फसलों में अंतर बताइए। कपास का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? धान का उत्पादन किन जिलों में सबसे अधिक होता है? फसल चक्र क्या है और इसके क्या लाभ हैं? मध्य प्रदेश की काली मिट्टी किन फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों, इसी के साथ पेज नंबर 3 समाप्त होता है। अगले भाग में हम पेज नंबर 4 को विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 4 पर, फसल आधारित प्रमुख क्षेत्र। अब याद करते हैं कि कौन सी फसल किस क्षेत्र की पहचान है। अगर कोई पूछे कि मालवा क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा सोयाबीन। अगर पूछा जाए कि निमाड़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा कपास। अगर पूछा जाए कि महाकौशल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा धान। अगर पूछा जाए कि नर्मदा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा गेहूं। अगर पूछा जाए कि बुंदेलखंड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा चना। और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की पहचान है सरसों। इन क्षेत्रों और फसलों का संबंध परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 18। फसल उत्पादन बढ़ाने के उपाय। अब जानते हैं कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला उपाय है उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग। दूसरा, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा, समय पर सिंचाई। चौथा, कीट एवं रोग नियंत्रण। पांचवा, फसल चक्र अपनाना। छठा, मिट्टी की जांच कर आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना। सातवां, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग। आठवां, जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर का उपयोग। यदि किसान इन उपायों को अपनाए तो उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है। 19। मध्य प्रदेश कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अब कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का सोयाबीन राज्य कहा जाता है। देश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश गेहूं और चना उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल है। निमाड़ क्षेत्र कपास के लिए प्रसिद्ध है। महाकौशल क्षेत्र धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मालवा क्षेत्र सोयाबीन की सबसे बड़ी पट्टी माना जाता है। 20। कृषि की प्रमुख चुनौतियां। अब जानते हैं कि किसानों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी समस्या है अनियमित वर्षा। दूसरी समस्या है सूखा और जल की कमी। तीसरी समस्या है कीट एवं रोग। चौथी समस्या है उर्वरकों और डीजल की बढ़ती लागत। पांचवी समस्या है भंडारण और उचित बाजार की कमी। छठी समस्या है जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण मौसम का चक्र प्रभावित हो रहा है। इन्हीं कारणों से कई बार किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। 21। परीक्षा के लिए सुपर रिवीजन। अब 1 मिनट में पूरा टॉपिक दोहरा लेते हैं। सोयाबीन, खरीफ, मालवा क्षेत्र, गेहूं, रबी, नर्मदा घाटी, धान, खरीफ, महाकौशल, चना, रबी, बुंदेलखंड, कपास, निमाड़, सरसों, ग्वालियर चंबल, मक्का, झाबुआ और अलीराजपुर। अगर ये 7 बातें याद हैं तो इस पूरे टॉपिक के अधिकांश प्रश्न हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के इस पूरे अध्याय को विस्तार से समझा। हमने जाना कि कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है, किन जिलों में सबसे अधिक उत्पादन होता है, कौन से क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन बढ़ाने के उपाय क्या हैं और किसानों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई हैं। अगर आपने इस पूरे अध्याय को ध्यान से समझ लिया और अंत में बताए गए रिवीजन पॉइंट्स याद कर लिए, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से आने वाले लगभग सभी प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के अगले महत्वपूर्ण अध्याय को इसी आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।